जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग साधन, वर्ग का जो फला वर्ग साधन आपको बता दिया है, भाव भावेश कारक के बारे में बता दिया। अब आप जैसे वर्ग साधन आपको बता दिया, लेकिन उसका फलादेश कैसे करेंगे, उसमें देखें कि मुख्य सूत्र क्या है। जैसे आपको मैंने बताया कि जन्म कुंडली देखते समय मुख्य सूत्र क्या है, इसी तरह आपको जन्म कुंडली और वर्ग साधन के जो फलादेश करने के जो मुख्य नियम है, सूत्र है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो उसे आप लोग देखना सीखें। तो पहले समझ लीजिए कि क्या 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 हम विचार करते हैं। पहले हम लग्न का विचार करते हैं। लग्न से समझ लीजिए, लग्न है शरीर, तो लग्न से हम शरीर का विचार करते हैं। दूसरा होता है होरा। होरा से हम किसका विचार करते हैं? धन है, संपदा है, उसके बारे में विचार किया जाता है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे लग्न है, उसको D1 चार्ट, डिविजनल चार्ट 1 भी कहते हैं, तो लग्न हो गई। उसके बाद है होरा, इसको D2 यानी डिविजनल चार्ट 2 भी बोला जाता है। तो होरा से हम किसका विचार करते हैं? धन है, संपदा है, द्रव्य है, उसका हम विचार करते हैं। तीसरा है दृष्काण। दृष्काण क्या है? दृष्काण से हम भाई के सुख का, कर्म का विचार करते हैं। और सप्तांश जो है, सप्तांश से पुत्र है, पुत्री है, संतान है, इनका हम विचार करते हैं। नवम जो है D1 D9 चार्ट जो है, इससे हम ये विवाह और स्त्री सुख का विचार करते हैं। दसवांश जो है, इससे हम कर्म का है, राज संबंधी कार्य है, रोजगार है, उसका विचार करते हैं। और दसवांश जो है D12 जो है, इससे माता पिता के सुख का विचार किया जाता है। और त्रिशांश जो है, ये है कष्टों का विचार। तो ये जो है सप्तवर्गीय, सप्तवर्गीय के विचार आप देखते हैं जब कुंडली हम बनाते हैं तो खड़वर्गीय, सप्तवर्गीय। तो सप्तवर्गीय जब आप करते हो तो उसमें है लग्न है, होरा है, दृष्काण है, नवांश है, द्वंसांश, त्रिशांश, इसको मिला के खड़वर्ग हो जाता है। जब सप्तवर्गीय कुंडली आप बनाते हो तो उसमें लग्न, दृष्काण, होरा, दृष्काण, उसमें सप्तमांश और ले लिया जाता है। नवांश हो गया आपका, द्वादशांश और त्रिशांश, ये मिला करके आपके सप्तवर्गीय कुंडली आपकी बन जाती है। तो वर्ग साधन में आपको बताया कि होरा में आप क्या देखते थे कि एक राशि के 2 भाग कर दिए जाते हैं, 2 भाग हो जाता है। दृष्काण में 10-10 डिग्री के 3 भाग हो जाते हैं। नव सप्तमांश में 4 अंश, 17 कला और 18 विकला, यानी 7 भाग हो जाते हैं। नवांश में D9 में 3 अंश 20 का 1 भाग हो जाता है। इसी तरह 9 भाग हो जाते हैं उसमें। द्वादशांश में, दसमांश में 10 भाग हो जाते हैं। द्वादशांश में 12 भाग और त्रिशांश में पूरे 30, यानी 1 अंश का 1 भाग। इसी को डिविजनल, यानी इसको जो है 30 डिग्रियों को हमने किस तरह से बांटा, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना। आप समझ लो कि एक लग्न जो हमारी है 30 डिग्री की होती है 2 घंटे की, और उसको भी हमने 1 डिग्री, यानी कहना मतलब 1 अंश तक बांटा। 1 अंश बराबर 4 मिनट तक। अरे किसी की गणना हम कर रहे हैं, कितनी सूक्ष्म गणना तक हम पहुंच जाते हैं, इसका हम कैसे विचार करते हैं, तो इसका हम लोगों को विधिवत ज्ञान होना चाहिए। अब मैं आपको अब इस सूत्र का, यानी जो हो रहा है दृष्काण है, सप्ताह, नवांश, इनका हम विचार कैसे करेंगे और इसके मुख्य सूत्र क्या है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। उसको आप लोग समझें कैसे क्या करना है, उसके बारे में बता रहा हूँ कुंडली बनाकर। अब ये समझिए कि हम इसका वर्ग का फलादेश कैसे करेंगे, इसके महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या है। तो सबसे पहले आप सूत्र समझ लीजिए कि सभी वर्गों में, सभी वर्ग समझ गए आप, होरा, दृष्काण, सप्ताह, नवांश, द्वादशांश, जो सभी वर्गों में हम क्या विचार करते हैं? ग्रहों की स्थिति का, कि ग्रह की स्थिति क्या है। ग्रहों की स्थिति केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ फल देगा। अगर वो त्रिक में बैठा हुआ है तो अनिष्टकर होगा। यानी जो भी वर्ग हम साधन कर रहे हैं तो उसमें हम किसका करेंगे? ग्रहों की स्थिति का विचार करेंगे। दूसरा, वर्गाधिपति। वर्गाधिपति किसे कहते हैं? जो वर्ग आपने देखा है उसका जो लग्न का जो स्वामी है वो होता है वर्गाधिपति। उसकी स्थिति क्या है? उच्च का है, मित्र का है, स्वराशि में है, या केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो वो शुभ फल देगा। लेकिन वही वर्गाधिपति त्रिक में बैठ जाएगा, तीसरे छठे 12 में बैठ रहा है, नीच का है, अस्त का है, शत्रु में भाव में बैठा है, तो वो अशुभ फल दे देगा। किसी भी वर्ग में हो, ध्यान रखो, हम किसी भी वर्ग का विचार कर रहे हैं, उसमें जो वर्ग का स्वामी है, अगर वो केंद्र में है, त्रिकोण में है,
अपनी उच्च राशि में, स्वराशि में है, मित्र राशि में है तो शुभ फल देगा। और वही वर्गाधिपति अगर नीच का है, शत्रु का है और पाप ग्रहों की इस पर दृष्टियाँ पड़ रही हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखो वर्ग साधन के समय दृष्टि का विचार नहीं होता, केवल ग्रहों की स्थिति का विचार होता है कि ग्रह में वहाँ अगर वो शत्रु भाव बैठा है तो वो अशुभ फल दे देगा। तीसरी चीज ध्यान रखो, जब हम इसका फलादेश करते हैं वर्ग का, तो ये देखो जो कुंडली में जब आप जन्म कुंडली देख रहे हैं तो जन्म कुंडली में देखिए, जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है और वही ग्रह किसी भी वर्ग में उसी राशि में बैठा हो तो उसे कहते हैं वर्गोत्तम। वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है, उस भाव से संबंधित जिस वर्ग में बैठा है उस भाव संबंधी उत्तम फल देगा। क्या देगा? वो उत्तम फल देगा। दोबारा उसको कहते हैं वर्गोत्तम हो गया। मान लो कोई ग्रह अब बैठी हुई उसमें लग्न कुंडली में किसी राशि में बैठा हुआ है, वही जाकर के नवास कुंडली में बैठ जाए उसी राशि में तो वर्गोत्तम कहलाएगा। फिर नवास कुंडली संबंधी जो भी फल है वो अच्छा शुभ फल देगा, तो ये उसको वर्गोत्तम कहा जाता है। तो इस तरह ग्रहों की स्थिति कहाँ क्या स्थिति हो रही है वो फल देगा। दूसरा ध्यान रखो, कोई ग्रह आपकी लगन कुंडली में अशुभ है लेकिन वो जाके वर्ग कुंडली में अच्छी स्थिति में आ गया, उच्च का हो गया, मित्र का हो गया, अच्छी स्थिति में बैठ गया तो वो क्या है? शुभ फल देगा। ध्यान रखो, कोई ग्रह लग्न कुंडली में माना अशुभ स्थिति में है लेकिन वर्ग कुंडली में जाके किसी वर्ग कुंडली में जाके शुभ स्थिति में बैठ गया वो ग्रह शुभ फल देगा। लेकिन कोई ग्रह यहाँ भी शुभ है, लग्न कुंडली में शुभ है, वर्ग कुंडली में शुभ हो गया तो अति शुभ फल दे देगा। और कोई ग्रह ध्यान रखो कि वर्ग कुंडली में तो शुभ हो गया, जन्म कुंडली में शुभ है तो ध्यान रखो वो अशुभ फल ही देगा। उसकी जो यहाँ फल उच्च का जरूर है लेकिन वर्ग कुंडली में जाके अगर वो नीच का हो गया, शत्रु का हो गया, शुभ फल ही हो गया तो समझ लो उसका वो जो शुभ फल यहाँ लग्न में दिखाई दे रहा है वहाँ वो शुभ फल ग्रह नहीं देगा। तो इन बातों का आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हम जब वर्ग का साधन करते हैं, वर्ग का फलित करते हैं, उस समय हमारे दिमाग में ये होनी चाहिए। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, लग्न संबंधी भी मैंने आपको सूत्र बताए थे कि महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या थे, तो उसमें आपको मैंने 6 सूत्र बता दिए थे। उसके आगे के सूत्र आप लोग समझ लो कि आगे जो सूत्र हैं वो भी बहुत अनिवार्य है आपको समझने के लिए। आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे हम लग्न से विचार करते थे, लग्न का शरीर का और चौथे भाव से माता का, तो जिस प्रकार से हम लग्न क्या होता है? शरीर। तो लग्न का स्वामी का केश कौन है? सूर्य। सूर्य स्वयं का विचार करना है तो लग्न से लग्न का विचार सूर्य, उसी जैसे हम लग्न का विचार करते हैं लग्न से शरीर का, उसी प्रकार से सूर्य से भी प्रथम भाव को जो है वो शरीर का हम विचार करेंगे। दूसरा सूर्य कारक होता है दशम। सूर्य जो है दशम यानी पिता का कारक है और लग्न कुंडली में दशम भाव पिता का कारक है। तो इसी तरह जिस तरह हम लग्न से दशम भाव पिता का विचार करते हैं उसी तरह सूर्य से भी हम दशम भाव पिता का विचार करेंगे। जैसे माँ का चौथा भाव किसका होता है? माँ का। चौथा भाव का जो विचार हम कर रहे हैं माता का, तो फिर चंद्रमा से भी जो चौथा भाव पड़ेगा वो भी माँ का ही होगा, उससे हम माँ का विचार करेंगे। जैसे सप्तम भाव आप विचार कर रहे हो, सप्तम भाव किसका है? पत्नी का। तो सप्तम भाव का कारक क्या है? शुक्र। तो जैसे पत्नी का लग्न से विचार कर रहे हैं पत्नी का सप्तम भाव, उसी तरह शुक्र से सप्तम जो है हम स्त्री का विचार करेंगे। अष्टम जानते हो दुख का होता है, द्वादश भी दुख का, कष्ट का है। तो आप ये ध्यान रखो, ये शनि, अष्टम के शनि क्या है? दुख का कारक है। तो शनि जब दुख का कारक है तो शनि से अष्टम, जो लग्न से अष्टम का हम विचार कर रहे हैं और शनि से अष्टम हम विचार करेंगे किसका? दुख का। संतान के कारक हम जानते हैं कौन? बृहस्पति है। जब संतान का कारक बृहस्पति है तो जो हम लग्न से विचार पंचम कर रहे हैं बृहस्पति संतान का, वही हम बृहस्पति से पंचम वो भी संतान का हम विचार करेंगे। ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। बुद्ध का भी आप देख लीजिए, बुद्ध रह गया आपका, तो बुद्ध क्या है? मामा का। जो हम लगन से छठे विचार करते हैं, लग्न से छठा मामा है उसका विचार करते हैं, उसी तरह बुद्ध से छठे आप विचार करिए, वो भी मामा का ही होगा। तो इस तरह से हम ग्रहों की स्थिति विचार करेंगे, कुंडली विचार करते समय ये हमारे पास दिमाग में रहना चाहिए। और एक चीज आपकी रह गई थी, मैंने बताया था कि त्रिक भाव,
त्रिभाव आपका क्या, छठा, आठवां, 12वां। इस भाव का स्वामी जहां भी बैठेगा वहां जो है वो अशुभ फल देगा। ध्यान रखो जीवन में कि कुंडली फलित करते समय ध्यान रखो कि छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी जहां भी कुंडली में बैठेगा वो अशुभ फल ही देगा। कैसे? जैसे त्रिकोण समझ लो, त्रिकोण का स्वामी लग्न का और पंचम का, नवम का स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठेगा वो शुभ फल ही देगा। केंद्र का स्वामी, केंद्र क्या बताया था मैंने आपको कि चौथा, सातवां, 10वां, इसके भाव के स्वामी अगर ये त्रिकोण के साथ संबंध करते हैं तो राजयोग कारक हो जाते हैं। लेकिन यही त्रिकोण का स्वामी त्रिक भाव के स्वामी के साथ अगर संबंध बना लेंगे तो इनका जो शुभत्व है वो संग हो जाएगा। न अच्छा फल देंगे न बुरा फल देंगे, ग्रहों की क्या स्थिति है उसके अनुसार फल वो देंगे। इसको हमें विचार करते समय हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि भाई जब केंद्र के जो स्वामी है अगर वो इन लोगों से संबंध कर लेंगे तो क्या उनका फल होगा, अपनी शुभता में कमी कर देंगे। लेकिन इनका स्वामी, त्रिक का जो स्वामी जो है अगर कहीं बैठ जाएगा वो अशुभ फल कर देगा। दूसरा, त्रिकोण का स्वामी कहीं भी कुंडली में बैठेगा वो शुभ फल ही देगा। तो इस तरह से जो मुख्य सूत्र हैं वो हमारे दिमाग में हमेशा बने रहने चाहिए जिससे हम शुभ फल कर सकें। एक वर्ग का हम बता देते हैं आपको करके, प्रैक्टिकल बता देते हैं कैसे आप उसका प्रयोग करोगे। मान लो जैसे हम होरा लग्न है, मैंने होरा को क्या बताया था, ये किसका कारक है, धन है, संपदा है, वैभव का हम इससे विचार करते हैं। क्या हमें होरा में देखना है कि जैसे सूर्य, माना सूर्य की होरा है, सूर्य अपनी होरा में बैठ जाए तो बच्चा क्या होगा, पराक्रमी होगा, तेजस्वी होगा और अपने पराक्रम से, अपने तेज से ऐसे पद पे होकर के वो धनार्जन करेगा। धन संपदा कैसे प्राप्त करेगा, अगर इसके सूर्य की होरा में सभी शुभ ग्रह बैठ जाए, सभी शुभ ग्रह, ये ध्यान रखो, अगर सभी शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो ये जो भी जातक होगा वो धनार्जन कैसे करेगा, शुभ कर्म से। अगर सभी शुभ ग्रह बैठे हैं, यहाँ चंद्रमा बैठ जाए, बुध है, गुरु है, शुक्र है, बैठ जाते हैं तो वो जो भी धनार्जन करेगा अपने शुभ कर्मों के द्वारा धनार्जन करेगा। और यही सूर्य की होरा में अगर सभी पाप ग्रह बैठ जाते हैं, पाप ग्रह बैठ जाएंगे तो कैसे धनार्जन करेगा, वो अशुभ तरीके से धनार्जन करेगा। कैसे? मान लो सूर्य के इसमें मंगल बैठ गया तो मंगल किसका है, पराक्रम का है, तो अपने पराक्रम को दिखा करके धनार्जन करेगा। जैसे सूद ब्याज का धनार्जन करने वाले होते हैं समाज में, वैसे धनार्जन कर लेगा। या सेना संबंधी कार्यों में जा करके धनार्जन करेगा। तो मान लो शनि है, शनि प्रजा का कारक है तो प्रजा के द्वारा धनार्जन करके लाएगा। तो कहने मतलब है जैसे राहु है तो नीच लोगों से धनार्जन करेगा, तो नीच कर्मों के द्वारा वो धनार्जन करेगा तो धनार्जन जरूर, लेकिन उसका जो रास्ते हैं वो कैसे है उसको हम पता कर लेते हैं होरा से कि भाई जो धनार्जन कर रहा है कैसे कर रहा है। तो ये ध्यान रखो, सूर्य की होरा में सभी शुभ ग्रह हैं तो शुभ उससे धनार्जन करेगा। पाप ग्रहों की स्थिति है तो पाप कर्म के द्वारा जैसे स्थिति है ग्रहों की, कौन बैठा हुआ उसके द्वारा वो धनार्जन करेगा। अभी ध्यान रखो, चंद्रमा की होरा में चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा की होरा में चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा शांत होता है, शीतल होता है, तो जो शुभ कर्मों के द्वारा, शांति के द्वारा वो अपना धनार्जन कर लेगा। लेकिन उसका स्वभाव कैसा होगा, स्त्रीवत होगा, स्त्री की तरह स्वभाव वाला होगा। यहाँ जो होगा तेज होगा, पुरुषत्व दिखाने वाला होगा, लेकिन यहाँ स्वभाव उसका थोड़ा सा बदल जाएगा। दूसरे भी ध्यान रखना है कि चंद्रमा के साथ अगर पाप ग्रह बैठ गए यहाँ पे तो पाप ग्रह बैठने से क्या होगा, चंद्रमा दूषित होगा, मन दूषित होगा, तो वह नीच कर्मों की तरफ प्रवृत्ति कर देगा। तो नीच के द्वारा धनार्जन में वो अपना पैसा व्यय करेगा, बर्बाद करेगा, तो इस तरह की स्थितियाँ आ जाती है। तो ये ध्यान रखो, धनार्जन के लिए अगर ग्रह सूर्य की होरा में हो, चाहे वो शुभ ग्रह पाप ग्रह हो, तो धनार्जन करेगा ही करेगा। किस तरह से करेगा उस तरह से हम इसका विचार करेंगे। इसी तरह आप दूसरी कुंडलियों का विचार, दूसरे जो वर्ग हैं उनका विचार करिए। तो ये सूत्र ये ध्यान रखो कि यही ध्यान रखना है कि सभी वर्गों में ग्रह की स्थिति का हम विचार करते हैं
अगर वर्गाधिपति अपना उच्च का है, स्वराशि का है या केंद्र त्रिकोण में है तो शुभ फल देगा, और नीच का है नीच का है और त्रिक भाव में बैठा है तो शुभ फल देगा। दूसरा है कोई भी ग्रह लग्न में जिस राशि में है और वही राशि वर्ग कुंडली में बैठा है तो वो वर्ग उत्तम हो जाता है, वो शुभ फल देगा। फिर सूत्र क्या बताया मैंने, लग्न से नवम पिता का, उसी प्रकार सूर्य से नवम पिता का विचार किया जाता है। लग्न से चौथा माता का विचार करते हैं तो उसी प्रकार चंद्रमा से चौथी माता का विचार करिए। लग्न से तृतीय भाई का विचार किया जाता है, उसी प्रकार मंगल से तृतीय भाई का विचार करिए। लग्न से छठे मामा का विचार करते हैं, उसी प्रकार बुध से छठे मामा का विचार करिए। बृहस्पति से लग्न से पंचम संतान का विचार करते हैं, उसी तरह बृहस्पति से पंचम पुत्र का विचार करिए। शुक्र से सप्तम, हम लग्न से सप्तम उसका स्त्री का विचार करते हैं, उसी प्रकार शुक्र से सप्तम आप स्त्री का विचार करेंगे। लग्न से अष्टम शनि का विचार किया जाता है, दुख का विचार किया, कष्ट का विचार करते हैं, उसी प्रकार शनि से अष्टम हम दुख का विचार करेंगे, कष्ट का विचार करेंगे। तो ये चीज़ हमें दिमाग में हमारे होनी चाहिए कि हम विचार कैसे करें, उसके मुख्य सूत्र क्या है। अगर ये हमारे दिमाग में रहा तो हमें फलित करते एक समय कोई दिक्कत नहीं है। हमारे का फल कर रहे हैं, चाहे कुंडली का फलित कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में रहेगा ये जो मुख्य सूत्र है ये हमारे दिमाग में होने चाहिए। मुझे देखना क्या है, कहाँ से कोई कुंडली हमारे सामने आ गई तो हमारे दिमाग में होना चाहिए, हम देख क्या रहे हैं। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको फलादेश करने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप दोबारा पूछे, दोबारा समझा देंगे इन सूत्रों को कि वर्ग का लगन को देखने का तरीका क्या है, कुंडली आप लोगों को कैसे वीडियो लग रही है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करें और चैनल को अपने लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को जोड़ें। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।